हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 150 है। 149 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं उनके स्थान का गलत युग्म बताइए। औघड़नाथ मंदिर मेरठ, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, रत्नागिरी मंदिर प्रयागराज, कनक भवन मंदिर अयोध्या। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों का नाम दिया गया है और उनके स्थान का गलत युग्म बताना है। देखिए, औघड़नाथ मंदिर ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका मेरठ में सिचुएटेड है। शाकंभरी देवी मंदिर ये आपका सहारनपुर में है। रत्नागिरी मंदिर ये कहाँ पड़ता है, तो ये प्रयागराज में नहीं पड़ता है, ये फैजाबाद में पड़ता है। और कनक भवन मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये अयोध्या में पड़ता है। तो रत्नागिरी मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये फैजाबाद में पड़ता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। कोहरे व धुंध के पार देखने में गामा किरणें सहायता करती है। अल्फा बीटा एवं गामा किरणों में अल्फा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। कोहरा हुआ या धुंध हुआ, इसके उस पार देखने में किस किरणें की सहायता मिलती है, किस किरणें की, तो गामा किरणें की दिया गया है। लेकिन आपको अवरक्त विकिरण की सहायता करता है। कोहरे व धुंध को पार देखने में कौन सा विकिरण सहायता करता है, तो अवरक्त विकिरण सहायता करता है, इसलिए ये गलत है। अल्फ़ा बीटा गामा इन किरणों में बताया जा रहा है कि अल्फ़ा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। देखिए, अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों में सबसे ज़्यादा जो है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। तो ये भी आपका गलत है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। मछलियाँ उनके संघ का गलत युग्म बताइए। कटल फिश मोलस्का संघ, डॉग फिश मत्स्य वर्ग संघ, डेविल फिश आर्थ्रोपोडा संघ, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा संघ। देखिए, कुछ मछलियों का नाम दिया गया है और उनके संघ का इसमें गलत युग्म बताना है। देखिए, कटल फिश ये किस संघ की मछली है, तो ये मोलास्का संघ की मछली है। डॉग फिश ये मत्स्य वर्ग संघ की मछली है। डेविल फिश ये जो है कि आर्थ्रोपोडा संघ की नहीं है, ये जो है कि मोलास्का संघ से संबंधित है, डेविल फिश, न कि आर्थ्रोपोडा से। क्रे फिश ये आर्थ्रोपोडा से हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है कि सही है। गलत कौन सा है, आपका सी ऑप्शन। तो डेविल फिश किस संघ से संबंधित है, तो ये मोलास्का संघ से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रोग का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में रोग के प्रकार दिया गया है। देखिए, हीमोफीलिया हीनताजन्य रोग, डायबिटीज आनुवंशिक रोग, रिकेटस हार्मोन की गड़बड़ी, रिंगवर्म कवकी संक्रमण। इसमें रोग और रोग के प्रकार दिया गया है, इसको मिलाना है आपको। ठीक है, देखिए, हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये आपका आनुवंशिकी रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया आनुवंशिकी रोग है। डायबिटीज़ ये आपका हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। रिकेटस ये आपका हीनताजन्य रोग है। और रिंगवर्म ये जो है कि कवकी संक्रमण है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सैंड्रस कास्ट तेल मिलता है। भोजन के रूप में चीड़ पाइनस जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। तीसरा दिया गया है, साइकस की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। देखिए, चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है, तारपीन का
तेल। देवदार की लकड़ी से सैंडरस तेल निकाला जाता है और जूनिपेरस की लकड़ी से सैंडरस कास तेल निकाला जाता है। ये आपका सही है। ठीक है। भोजन के रूप में चीड़ पाइनस जेरार्डियाना के बीज को सुखा करके चिलगोजा नाम से खाया जाता है। ये भी आपका सही है। और साइकस की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। ये भी आपका सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाद्य अंश क्रमशः कायिक, कलिका एवं पुष्पक्रम है। मटर, सरसों और सेम में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, जबकि गेहूं में मूसला जड़ें होती है। मूली, गाजर तथा शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू अपरिवर्तित भूमिगत तना है। देखिए, बंद गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, इसका जो खाने वाला अंश होता है वो क्रमशः क्या होता है? कायिक, कलिका व पुष्पक्रम होता है। ठीक है। ये आपका पहला क्या है? तो सही है। ठीक है। दूसरा है कि मटर, सरसों और सेम में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, जबकि गेहूं में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए, मटर हुआ, सरसों हुआ और सेम, इसमें जो है कि मूसला जड़ें पाई जाती है। ठीक है। जबकि गेहूं में क्या होता है? तो गेहूं में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। ठीक है। ये उल्टा दिया गया है, इट मीन्स कि ये गलत है। मटर, सरसों और सेम में मूसलाधार जड़ें पाई जाती है, गेहूं में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। ठीक है, ये गलत है आपका। मूली, गाजर तथा शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू जो है कि अपरिवर्तित भूमिगत क्या है? तना है। जो हम आलू खाते हैं वो क्या है? वो तना है। जबकि मूली हुआ, गाजर हुआ, शकरकंद, ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सब जड़ें हैं। ठीक है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्थ है पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, बैंक जमाएं जिनका निवेश नहीं किया जाता, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। देखिए, वाणिज्य बैंकों में जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का क्या अर्थ होता है? जो एनपीए होता है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वाणिज्य बैंक हैं उनके द्वारा दिया गया वह ऋण, जो वो ऋण देते हैं, अगर वो मुख्य रकम मतलब मूलधन और उस पे जो ब्याज होता है वो 90 दिनों के अंदर वसूल नहीं हो पाती है, तो उसे जो है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। कितने दिन तक? 90 दिनों के अंदर। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कृषि ऋण के संबंध में, तो कृषि ऋण के संबंध में एनपीए 90 दिन के स्थान पे कितना होता है? तो उसमें ये होता है कि फसली मौसम के आधार पे उसको तय किया जाता है, न कि वो 90 दिन के आधार पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार परिकल्पित किया गया। इसमें केवल भारत युद्ध बंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती का प्रयास किया गया था। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज के बारे में, ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ब्रिटिश सेना के एक भारतीय अधिकारी थे मोहन सिंह, उनके द्वारा जो है कि परिकल्पित किया गया था। तो ये आपका सही है। ठीक है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। इसका मेन उद्देश्य था आज़ाद हिंद फौज का। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय स्थापित किए और इसका पुनर्गठन भी प्रारंभ किया। देखिए, इसमें क्या था कि नागरिकों से इसमें भर्ती होने की मांग की गई, धन एकत्रित किया गया और महिलाओं के लिए एक रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया आज़ाद हिंद फौज के तहत। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्न प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल था? इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी।
इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन समाप्त करने का प्रावधान किया गया तथा वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। बात की जा रही है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल की। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी। बिल्कुल सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन क्या किया गया, समाप्त करने का प्रावधान किया गया तथा वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई और इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। देखिए, इसमें प्रांतों में इस द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्रों में द्वैत शासन को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी की 1 और 2 दोनों सही है। 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? द्वारकानाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, केशव चंद्र सेन। 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। देखिए, इनके द्वारा फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर के उस काल के सर्वाधिक उच्च विचारों का अनुसरण किया गया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार और कंपनी द्वारा ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश पर द्वैत नियंत्रण आरंभ हुआ, जिसमें अंतिम प्राधिकार सरकार में निहित है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात की जा रही है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसको ब्रिटिश संसद द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसकी कमियों को समाप्त करने के लिए ये पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार और कंपनी द्वारा ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश पर द्वैत नियंत्रण आरंभ हुआ, जिसमें अंतिम प्राधिकार सरकार में निहित है। ये भी आपका सही है। और पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सिक्योर हिमालय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है। यह एक 5 वर्षीय योजना है जो कि वर्ष 2026 तक कार्यरत रहेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, सिक्योर हिमालय परियोजना के बारे में बात की जा रही है। सिक्योर हिमालय परियोजना ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक ये योजना है। बिल्कुल सही है। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 2017 में इसको शुरू किया गया था और यह 6 वर्षीय योजना है। 6 वर्षीय यहाँ पे लिखा गया है 5, तो ये है 6 वर्षीय योजना जो कि 2023 तक ये कार्यरत रहेगी, न कि 2026 तक। तो देखिए, पहला तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें ये हो जाएगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। दक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा का लाल रंग लौह धातु के मिश्रण के कारण होता है। इन मृदाओं का विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मृदा का लाल रंग लौह धातु के विसरण के कारण होता है। बिल्कुल सही है। और इन मृदाओं का जो विकास है ये रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? बेंगुएला धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, अलास्का धारा, हम्बोल्ट धारा। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है। देखिए, अटलांटिक महासागर की धारा देखिए पहला भी है। बेंगुएला धारा ये ठंडी धारा है। कनारी धारा ये भी आपकी ठंडी धारा है, ये भी है आपका अटलांटिक महासागर की।
लेब्राडोर धारा, ये भी आपकी ठंडी धारा है और ये अटलांटिक महासागर की धारा है। अलास्का धारा, ये आपका गर्म धारा है और ये प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। और हम्बोल्ट धारा, ये आपका ठंडी धारा है और ये भी प्रशांत महासागरीय धारा है। तो इसमें 3 आपका अटलांटिक महासागर की धारा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हो जाएगा आपका सी, केवल 1, 2 और 3। जनजातीय एवं क्षेत्र से संबंधित निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पिग्मी मलेशिया, इंडियन अमेजन बेसिन, ओरंग असली, कांगो बेसिन। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, जनजातीय व क्षेत्र से संबंधित पूछा जा रहा है। पिग्मी, ये जो है कि आपका मलेशिया की नहीं है, ये कांगो बेसिन में निवास करती है जनजाति। इंडियन, ये जो है कि आपका अमेजन बेसिन में निवास करती है। ओरंग असली, ये आपका मलेशिया में निवास करती है। तो इसमें से केवल आपका 2 ही सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की? 7वीं में, तीसरी में, 5वीं में, 9वीं में। कौन सी वह पंचवर्षीय योजना थी जो कि कृषि के क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेकर के 66 तक इसका ड्यूरेशन था और ये भारत के लिए युद्ध, अकाल और राजनीतिक अस्थिरता का काल था। इस वजह से जो है कि इस क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की, तीसरी पंचवर्षीय योजना। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है? मानसूनी पवने, कोरियालिस बल, धर्मे हेलाइन परिसंचरण, प्रतिविश्वतीय धारा का प्रवाह। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का ये हमारा चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।